नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको लेकर चलेंगे 70 के दशक के आखिर की उन फिल्मों की तरफ जो एक अलग ही तरीके से बनाई जाती थीं और उनकी कुछ खासियत होती थी। साथ ही बात राजेश खन्ना की होगी, राजेश खन्ना की कुछ फिल्मों की बात होगी। 70 के दशक में जो फिल्में सबको आकर्षित कर रही थी वो थी बंदूकों और खलनायक की प्रेमिकाओं सहित विदेशों में फिल्माई गई फिल्में। और हैरानी नहीं थी कि दर्शकों के साथ खो गए अपने जुड़ाव को तलाशते राजेश खन्ना ने आशिक हूं बहारों का साल 1977 में एक फिल्म आई, उसे करने का फैसला किया। और इस बात ने उनका जो निर्माण रोटी की टीम के तलवार और राज भाटिया ने इस फिल्म का निर्माण किया था और निर्देशन जे ओम प्रकाश ने किया था, और ज़्यादा आकर्षक बन गई थी ये फिल्म इन तमाम लोगों की जुड़ाव के साथ। फिल्म ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड में फिल्माई गई। आशिक हूँ बहारों का की पूरी रूपरेखा बनावटी लगती है अगर आपने फिल्म देखी हो, और कोई भी ये भूल नहीं पाता कि निर्माता फिल्म चलाने के लिए केवल स्विट्ज़रलैंड में एलिप्स पर्वत के किनारे शूट किए गए एक्शन, भावनाओं और नाच गाने जैसी सामग्री पर ही भरोसा कर रहे थे। डैनी को इस बात का डर था और उन्होंने राजेश खन्ना से ये कहा भी, लेकिन उन्हें सिर्फ ये जवाब मिला, निकल जाएगी। फिल्म में काम करने वालों को तनख्वाह समेत छुट्टी का एहसास रहा होगा और राजेश खन्ना के लिए मामा के तलवार का वहां होना एक तरह से परिवार के साथ सैर सपाटा। यूरोप में भी राजेश खन्ना को घर का खाना मिलता था और उनकी मामी मधु तलवार की मेहरबानी से, जो अपनी पाक कला के लिए जानी जाती थीं, राजेश खन्ना उनकी बनाई मटन करी और दाल मखनी बहुत पसंद करते थे। मधु तलवार बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहती हैं कि कैसे उन्होंने हयात के बावर्ची खाने का एक हिस्सा हथिया लिया था ताकि काका के लिए घर का खाना बना सके। एक अविश्वसनीय सी फिल्म जे ओम प्रकाश कि फिल्मी करियर में एक दाग की तरह है आशिक हूं बहारों का, और के लिए उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता उस फिल्म के लिए, और वो राजेश खन्ना की गलतियों की बढ़ती हुई फहरिस्त में जुड़ गई। जिस तरह से की फिल्में, जिस तरह के रोल राजेश खन्ना उन दिनों कर रहे थे, उन तमाम असफलताओं, नाकामयाबी के बावजूद उसी का एक हिस्सा है आशिक हूं बहारों का। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। अपनी अगली फिल्म के बालाचंदर की आईना 1977 में आई, उसमें भी राजेश खन्ना ने एकदम यू टर्न ले लिया। एक शहरी वैज्ञानिक से एक गांव वाला बनकर, जिसमें उनकी कुछ लंबी विशेष भूमिका थी। ये सिर्फ राजेश खन्ना की मुमताज के साथ आखिरी फिल्म ही नहीं थी, बल्कि इत्तेफाक से मुमताज की आखिरी फिल्म भी थी। फिल्म में राजेश खन्ना के केवल 4 सीन थे और पूरी तरह से मुमताज की फिल्म, जिसमें वो एक ऐसे ब्राह्मण परिवार की सबसे बड़ी बेटी का किरदार निभाती हैं जिसके बुरे दिन चल रहे हैं। राजेश खन्ना विरले ही भारतीय सुपरस्टार रहे होंगे जिनके पर्दे पर अवतार उनके सितारे के रूप में कद के अनुरूप रहे होंगे। और फिर एक फिल्म आई 1977 में, पलकों की छांव। इसमें उनकी भूमिका इसकी यही मिसाल है। गुलजार द्वारा लिखित और उनके पुराने सहायक मेराज द्वारा निर्देशित पलकों की छांव में खास गुलजार की फिल्म है और पूरी फिल्म पर गुलजार की छाप है। राजेश खन्ना को सादगी से एक विश्वसनीय भूमिका में उतारा गया, लेकिन फिल्म फिर भी फ्लॉप हो गई। मुड़कर देखें तो कह सकते हैं कि राजेश खन्ना का जीवन से भी बड़ा सितारापन दर्शक के इसे स्वीकार न कर पाने के पीछे रहा होगा, और इस मायने में फिल्म की सच्चाई को भी। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं होगा। एक सुपरस्टार की हैसियत में राजेश खन्ना ऐसे किरदारों को निभाने में हमेशा उत्तम रहे थे जो बिल्कुल आम थे। उनका तमाम काम ऐसी फिल्मों से भरा है जिसमें वो हमारे आसपास रहने वाले आम लोगों जैसे ही लगते हैं, और उन्होंने तो अपना करियर ही आम आदमी से गढ़ा था। फिल्म में कुछ बुनियादी दिक्कतें थी, जैसे निरंतरता, कंटिन्यूटी जो होती है। सड़क पार करते राजेश खन्ना के बाल और दाढ़ी जादुई ढंग से बढ़ जाते हैं, मतलब गजब है। लेकिन उस दौर की फिल्मों में ऐसी आम बातें थीं, ये बातें बिल्कुल आम थी। इसके अलावा अटकलबाजी भी की जा सकती है कि फिल्म में राजेश खन्ना के करियर में गलत वक्त पर यह फिल्म पेश की गई।
पलकों की छाँव में को सिर्फ एक उम्दा डाकिया डाक लाया के लिए ही देखा जा सकता है। गाना आपको याद होगा, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, बहुत अच्छा गाना, जिसमें किशोर कुमार का एहसासों को शब्दों में ढाल देने का हुनर अपने चरम पर था। और ऐसे वक्त में जब चतुराई से बोलने वाले शहरी धोखेबाज और शहरी मध्य वर्ग का बेसुरापन किसी भी काबिल अदाकार को खींच रहा था, राजेश खन्ना ने बेखटके गांव के डाकिये की भूमिका की थी। आम होने का प्रतीक, नॉर्मल, एक आम आदमी। पलकों की छाँव में के किरदार के बाद वो इसी छवि के साथ आगे बढ़े और एक ऐसे निर्माता के साथ भागीदारी कर ली जो आम आदमी को बारीकियों से कुछ बेहतर जानते थे। बासु चटर्जी और राजेश खन्ना का जोड़ कुछ उतना ही बेमिल था जितनी वो फिल्म जो उन्होंने एक साथ की। राजेश खन्ना ने बहुत बार आम आदमी का किरदार निभाया था और एक प्रकार से उसका पर्याय ही बन गए थे, लेकिन जब बासु चटर्जी जैसा कोई उसे दिखाने की कोशिश करता है तो आम आदमी की परिभाषा ही बदल जाती है। आखिर उन्होंने साल 1974 में जो रजनीगंधा और छोटी सी बात 1975 में और चितचोर 1976 में अमोल पालेकर द्वारा निभाए गए किरदारों से आम आदमी को परिभाषित किया था। हिंदी सिनेमा में एक नए चलन को लाकर अगरचे बहुत कम वक्त के लिए एक फिल्म थी चक्रव्यूह, 1978 में आई थी, और एल्फ्रेड हिचकॉक की 39 स्टेप्स 1935 के इस रूपांतर में राजेश खन्ना की कल्पना करना मुश्किल भी है और आसान भी। भारतीय संदर्भ में जहां अदाकार अपनी एक छवि में बंधा रहता है, अपनी ही अदाओं और शैली वाले राजेश खन्ना जैसे सितारे के लिए हिचकॉक का आम आदमी बनना, जो एक अनोखे झमेले में फंस जाता है, पेचीदा होता। लेकिन राजेश खन्ना काफ़ी सहज लगते हैं और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर अपने अंदर के एक्टर को जगाने का फैसला किया हो, जो बहुत देर से सितारे को अपनी जगह दे चुका था। और इस फिल्म में वो और नीतू सिंह विश्वसनीय जोड़ी लगते हैं और राजेश खन्ना ने काफ़ी हद तक अपनी खास अदाओं को रोके रखा, जो एक उनका एक सेट पैटर्न था जैसा उन्होंने आविष्कार में किया था। सच तो ये है कि ये फिल्म उन चंद फिल्मों में से थी जिसमें वो अंत तक राजेश खन्ना ही थे, जो वो अंदर से थे। हालांकि एक दिलचस्प प्रयोग रहा होगा, लेकिन चक्रव्यूह दर्शकों को नहीं भाई। आगे कहें तो बेशक राजेश खन्ना दो तरह के किरदार ही करते थे, एक जिसमें लोग उनसे राजेश खन्ना होने की उम्मीद रखते और दूसरा जिसमें वो चाहते कि आखिर तक राजेश खन्ना कोई और ही बने रहें। चक्रव्यूह के बाद आई भोला भाला 1978 की और फिर महमूद की जनता हवलदार, और दोनों ही में ही राजेश खन्ना अपनी भूमिकाओं की तरफ नया रवैया नजर आया। भोला भाला में राजेश खन्ना की दोहरी भूमिका थी, लेकिन उनकी अदाकारी में ऐसी कोई बारीकी नहीं जिससे दोनों भूमिकाओं में अंतर किया जा सके। वो दोनों में राजेश खन्ना लगे और दर्शकों का जो रवैया भी वैसा ही रहा जैसा कुछ सालों से राजेश खन्ना की तरफ था। महमूद, जिन्होंने जनता हवलदार बनाई, निर्देशन के लिए अपने असाधारण चुनावों के लिए जाने जाते थे, जिसमें कोई जोरदार पैगाम होता था, और वो इस बार वो सड़क के एक आम आदमी को नायक दिखाना चाहते थे। इस अवतार के लिए राजेश खन्ना से बेहतर भला कौन हो सकता था। जनता हवलदार में उन्होंने ऐसा किरदार किया जो जिस्मानी तौर पर उनसे फर्क था, लेकिन वो सीधा साधा नाकामयाब शख्स पूरी तरह सुपरस्टार राजेश खन्ना के तरीके का ही दिखा। 70 के दशक के मध्य में महमूद ने राजेश खन्ना से जिनी और जॉनी 1976 के एक अतिथि भूमिका निभाने का आग्रह किया, और जिस तरह उस वक्त का बड़ा सितारा उनके साथ पेश आया था, वो बहुत प्रभावित हुए। राजेश खन्ना अगले ही दिन शूटिंग के लिए हामी भर दी। बिना सितारों वाले किसी नखरे के साथ उन्होंने काम किया और पैसा लेने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन राजेश खन्ना के साथ हर वक्त काम करना महमूद के लिए एक बेहद डरावना अनुभव साबित हुआ। मैंने राजेश खन्ना से बहुत बड़े सितारों के साथ भी काम किया था, कॉमेडियन ने एक बार एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहा, और ये सोचे बिना नहीं रह सके कि राजेश खन्ना को लेना एक गलती थी। फिल्म खत्म होने से पहले हताश महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ भी मार दिया था। ये भी बात सामने आई थी जनता हवलदार के सेट पर। ये उनका राजेश खन्ना को एक स्पष्ट कर देने का तरीका था कि वो कोई शक्ति सामंत या रूपेश कुमार नहीं थे जो उन्हें खुश करते चले जाएंगे। महमूद ने जोड़ा कि जो साथी राजेश खन्ना ने बना रखे थे, उन्होंने ही दरअसल उनका करियर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और ये सब कुछ हुआ राजेश खन्ना के साथ।
लेकिन यही राजेश खन्ना की हकीकत थी और यही उनकी उस दौर की मनोस्थिति। अबरार अलवी द्वारा लिखी गई महमूद की फिल्म में राजेश खन्ना के साथ योगिता बाली थी और फिल्म में एक निराशा थी जो सिर्फ अनवर अली के गाए गीत हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली उसके लिए याद की जाती है, जो रफ़ी के पहले क्लोन थे और 80 के दशक में चारों ओर फैलने वालों में से। अनवर अली एक ऐसे सिंगर जिनके बारे में कहा जाता था कि हूबहू रफ़ी साहब की तरह गाते हैं। और अगर आप इस गाने को सुनेंगे, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, आपको इसमें वो एहसास भी होगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।